Hello friends and welcome to our YouTube channel Career Vision Academy. I am Paritosh. Let's start today with a new topic, latitude. नाम सुना होगा latitudes? Yes, we're gonna start with that today. Thanks for liking our previous videos. Those who have not watched, please go and watch it as you will not really be able to understand today's topic is. Last video थी हमारी रेवोल्यूशन और रोटेशन की, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. ऐसा नहीं कि अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हैं तो इट्स ओके, समझ में आ जाएगा. बट अगर पहले वाली वीडियो देख के आओगे तो मज़ा आएगा फिर समझने में. ठीक है. थैंक्स फॉर गिविंग अस सो मच सपोर्ट. कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक. सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. जो समझ में आए, जैसा लगे, जो अच्छा है वो भी बताओ, जो बुरा है वो भी बताओ. ठीक है. लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जब भी हम देखते हैं तो इसमें क्रिस क्रॉस लाइंस होती हैं ग्रिड की फॉर्म में. आज हम उसी ग्रिड फॉर्मेशन की बात करेंगे कि वो क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या वो किसी किस्म का आइडेंटिफिकेशन मार्क देता है या फिर वो केवल डिज़ाइन के तौर पे होता है. ठीक है. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसमें जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटसेट्रा. और जो इसमें परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. इन दोनों को मिला के एक ग्रिड फॉर्मेशन बनता है, उसके बारे में आज हम चलिए पढ़ते हैं. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं रिलेटिव पोजीशन एक पॉइंट की इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. in terms of angular distances from center of earth in north to south. यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स की फॉर्म में, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो हम लैटिट्यूड्स की फॉर्म में उसे डिफाइन करते हैं. अब ईस्ट टू वेस्ट तो देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड दिख रहा है ग्लोब में, और नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो लैटिट्यूड दिख रहा है, पर हम इसकी बात नहीं कर रहे. हम एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ ट्रैवलिंग टू साउथ. जब हम उन लाइनों को एक पेंसिल से जोड़ते हैं तो दैट गिव्स अस अ लाइन एंड दैट लाइन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड. सेम गोज विद अगर हम ईस्ट से वेस्ट कंटिन्यूअस डॉट्स जो जा रहे हैं उन्हें एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट गिव्स अस अ पैरेलल लाइन एंड दैट लाइन इज कॉल्ड अ लैटिट्यूड. अंडरस्टूड? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. इनको हम एक डिग्रीज में मेजर करते हैं. फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी इस डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और मिनट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सेकंड्स में. एक डिग्री में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स, और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए. द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जो नेटवर्क होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, दैट इज नोन एज ग्रैटिक्यूल्स या फिर ग्रिड. ग्रैटिक्यूल्स या फिर ग्रिड. ग्रैटिट्यूल्स की स्पेलिंग GRATICULES, ग्रैटिट्यूल्स, और ग्रिड GRID, ग्रिड. So this was our general trivia on the globe. Now let's focus upon latitudes. So what are latitudes, guys? Latitudes are the imaginary circular lines running on the globe. As you can see in the diagram, एक सर्कुलर अगर हम इसको बीच में से काट देते हैं स्फीयर को तो ये एक हेमिस्फीयर में आ जाता है. और हेमिस्फीयर में अगर हम सेंटर में एक डिवाइडर रखते हैं या हम प्रोटेक्टर रखते हैं और अगर हम उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से हम एंगल्स निकालते हैं. ये जो एंगल्स सारे जा रहे हैं ये हमारे अर्थ के सरफेस पे आके फिर पैरेलल हो जा रहे हैं. तो है तो ये सर्कुलर ही ना. तो दीज आर सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर्स. हेमिस्फीयर्स दो पार्ट्स दैट आर नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. जो ऊपर वाली साइड है वो नदर्न, जो नीचे वाली साइड है वो सदर्न हेमिस्फीयर. ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है. लैटिट्यूड इज अ पॉइंट्स एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. एंगुलर डिस्टेंस अब समझ में आ गया. हम सेंटर पे हैं, इक्वेटर को हमने ऐसे पहले हमने अर्थ को लॉन्गिट्यूडनली काटा, उसमें हमने इक्वेटर देखा. इक्वेटर से हम अंदर की तरफ गए हेमिस्फीयर की तरफ,
और हेमिस्फीयर की साइड जाके हमने वहाँ पे एक अपना प्रोजेक्टर रखा और वहाँ से हम सारे एंगल्स लेने शुरू करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री और टू 180 डिग्रीज। तो हमें ये जो पॉइंट्स मिलते हैं, ये हम इन पॉइंट्स को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। समझ में आ गया? अ लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स विद द सेम लैटिट्यूड वैल्यू, यानी कि सेम लैटिट्यूड वैल्यू, हर एक पॉइंट पे सेम लैटिट्यूड वैल्यू आएगी, उनको हमने एक पेंसिल से जोड़ दिया, तो दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे आके एक ही लाइन हर जगह मिलेगी, चाहे मैं उसको पैरेलल को मतलब अगर पैरेलली काटता हूँ, पैरेलल से काटता हूँ, लॉन्गिट्यूडनली काटता हूँ ग्लोब को, तो जैसे आपने एक एप्पल काटा, एक बार आपने उसको 180 डिग्री पे पैरेलली काटा, एक बार आपने उसको 90 डिग्री पे काटा, एक बार आपने उसको 30 डिग्री पे काटा, तो हर जगह से आप एंगुलर डिस्टेंस लोगे सेंटर में से, तो उसका जो पॉइंट आएगा वो तो सेम ही रहेगा अर्थ के सरफेस पे ऊपर आने की साइड। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है, इस जगह पे ऊपर आके ये सेम आएगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स एक प्रॉपर सेम ही रहेंगे, एक प्रॉपर लाइन में ही रहेंगे। जब हम उसको वापस अर्थ के ग्लोब को बीच में से जो काटा था उसे जोड़ देंगे और उसको पेंसिल से कनेक्ट करते हैं, तो वो एक सिंपल सीधी सीधी लाइन आती है। उस लाइन को हम पैरेलल भी कहते हैं या लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एंगल जो होता है, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, वो 0 डिग्री के बिल्कुल पैरेलली ऊपर रहता है, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता ही नहीं। समझ में आया? सो देयर आर 181 पैरेलल्स ऑन द ग्लोब, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे और एक 0 डिग्री अपने आप में, दैट इज इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो इक्वेटर कहलाती है। फिर उसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसका मिनिमम जो हम लेते हैं वो 1 डिग्री का डिफरेंस लेते हैं। पोल्स की बात करें अगर, एट द पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दैट श्रिंक्स टू अ पॉइंट, यानी कि जो इक्वेटर बहुत लंबा फैला हुआ है, यानी कि जो बहुत सारे पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं और वो फैलता है, वो जब हम पोल पे जाते हैं तो वो सिंगल एक पॉइंट में ही कन्वर्ट होकर रह जाता है। यानी कि द पोल्स आर नॉट लाइंस बट अ पॉइंट। वहां पे वो एक लाइन नहीं है पोल, वो एक बिल्कुल पॉइंट, डॉट आके खत्म हो जाता है। ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इट रन्स थ्रू कंट्रीज लाइक इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया, मेक्सिको, ये सब कंट्रीज में से पास ऑन होता है। रेफरेंस वर्ल्ड मैप देखना, उसमें दिख जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज 23.5 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड में है ये, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। एंड इट रन्स थ्रू चिली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जब हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हमें दिख जाएगा। थोड़ा उसके ऊपर चलते हैं, 66.5 डिग्रीज, वो आर्कटिक सर्किल कहलाता है। आर्कटिक सर्किल यानी कि उसके ऊपर से जो होता है वो आर्कटिक रीजन शुरू हो जाता है। वो हम अभी आगे जैसे डे एंड नाइट में चलते हैं तो मैं आपको उसको समझाता हूँ कि इन पैरेलल्स का इंपॉर्टेंस क्या होती है। सेम गोज, हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे 66.5 डिग्रीज, साउथ लैटिट्यूड अगर हम जाते हैं तो वो अंटार्कटिक सर्किल होता है। उसके नीचे अंटार्कटिका यानी कि पोलर रीजन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो आर्कटिक रीजन यानी कि पोलर रीजन ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। The axial inclination of 66.5 degrees, 66.5 डिग्री यानी कि एक्सियल इंक्लिनेशन, यानी कि जो एक्सिस है जिस पे हमारा अर्थ घूमता है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमेशा टिल्टेड होता है। अगर हम उस टिल्ट को देखेंगे एकदम पैरेलल से, यानी कि अगर हम उसको ज़मीन पे एकदम रखते हैं किसी ग्लोब को और देखते हैं तो दैट इज 66.5 डिग्री। अब नाउ कंसीडर दैट ज़मीन एज योर प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो वो प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टेन पैरेलल्स ऑन द अर्थ। और वो सर्टेन पैरेलल्स कौन कौन से हैं? यही आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर्स एटसेट्रा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अब हम आगे चल के पता करेंगे डे एंड नाइट में कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर डे एंड नाइट। सो डे एंड नाइट, अब फोकस ऑन द स्क्रीन्स, बिल्कुल फोकस रखना। अब इफ यू कैन सी
कि यहाँ पे जो अर्थ शो हो रही है दैट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, एक्सियल टिल्ट है यहाँ पे। ये एक्सियल टिल्ट अगर हम परपेंडिकुलर से देखते हैं तो इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 23.5 डिग्रीज, और अगर हम इसको पैरेलल से देखते हैं यानी कि इक्वेटर से अगर मैच करें या प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक्स से मैच करते हैं तो ये 66.5 डिग्री का टिल्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एज यू कैन सी कि एक ईयर कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा था, ईयर हमने पढ़ा था स्प्रिंग इक्विनॉक्स से। सो अब हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स से चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स लेते हैं, वो डिपेंड करता है सदर्न नॉर्दर्न का अपने हिसाब से। जब हमारे यहाँ समर्स होते हैं उनके यहाँ विंटर्स होते हैं, उनके यहाँ समर्स होंगे, हमारे यहाँ विंटर्स होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, क्यों वो हम आज देखते हैं। सो जब हम चलते हैं यहाँ से तो आपने देखा कि ये टेढ़ी है लाइन। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिंस द एक्सियल इज टिल्टेड, हमारा जो एक्सियल पोजीशन है यानी कि जो हमारा एक्सिस है अर्थ का ये टिल्टेड है, बिल्कुल है, लेकिन इसके बाद हमारा जो ऑर्बिट है वो भी टिल्टेड है। एग्जैक्टली इसका ऑर्बिट भी टिल्टेड है, हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब आगे, ठीक। सो पहला पॉइंट, इसका ऑर्बिट का एक्सिस भी टिल्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपरेंट मूवमेंट यानी कि जो एक्चुअल मूवमेंट होता है अर्थ का या सन का, अगर हम अपने रेफरेंस में लेते हैं तो सन मूव कर रहा है, तो अगर हम अपरेंट मूवमेंट लेते हैं सन का अपने रेफरेंस में तो दैट इज ओनली फ्रॉम इक्वेटर टू द ट्रॉपिक। यानी कि अगर हम स्प्रिंग ईयर के बारे में बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है अभी बताते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स से जब स्टार्ट होता है तो यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे हैं, ठीक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे हैं यानी कि ये जो ईयर स्टार्ट होगा इसमें सन इक्वेटर से ट्रैवल करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इट एंड अगेन इट विल बी गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्वेटोरियल रीजन, and then it will again pass on to Tropic of Capricorn, and then again it will move back to equator। ये एक दिन होता है अर्थ के लिए, समझ में आया। दोबारा, सन का जो मूवमेंट होता है, सन गोज फ्रॉम इक्वेटर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गेट बैक्स टू इक्वेटर एंड देन मूव्स टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन गेट बैक्स टू इक्वेटर। ये एक सन का अपरेंट मूवमेंट होता है एक डे के अंदर अंदर। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमारा सन है उसका एक इक्विनॉक्स पे अपरेंट क्या होता है, वो इक्वेटर से ट्रॉपिक, ट्रॉपिक से इक्वेटर, इक्वेटर से वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां से वापस इक्वेटर। ये एक एग्जैक्ट लोकेशन उसकी हो गई स्प्रिंग इक्विनॉक्स में। जैसे ही अब हम समर्स के टुवर्ड्स अप्रोच करते हैं तो दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। वी नो इट, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब दिन क्यों बड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सियल टिल्ट है और जो हमारा ऑर्बिटल टिल्ट है, इन दोनों की वजह से एक्सियल टिल्ट हमारा रोटेशन कॉज करता है, एक्सियल टिल्ट हमारा रेवोल्यूशन कॉज करता है। अब जैसे ही हम टाइम के साथ हमारी अर्थ स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाले पॉइंट से समर सोलिस्टिस वाले पॉइंट के पास जाती है, वैसे वैसे दिन हमारे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अभी तक जो अर्थ जो सन थी वो अब इक्वेटर से ऊपर मूव नहीं करेगी, अब वो ऑलरेडी 1 डिग्री या 2 डिग्री ऊपर है और वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके 2-3 डिग्री ऊपर जाएगी और वापस उस 1-2 डिग्री वापस आएगी इक्वेटर के पास, और उसके बाद नीचे फिर से जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टच ना करके उसके थोड़े ही ऊपर से वापस आ जाएगी। और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम मिड पॉइंट हो जाएगा समर सॉलिस्टिस में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये ऊपर आर्कटिक सर्कल तक जाएंगे और आर्कटिक सर्कल से वापस आएंगे ट्रॉपिक पे, और ट्रॉपिक से फिर इक्वेटर पे जाएंगे और फिर इक्वेटर से वापस आएंगे ट्रॉपिक पे। फिर समर सॉलिस्टिस के बाद क्या होता है, वो वापस वर्नल इक्विनॉक्स की तरफ हम रेवोल्यूशन में बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे नीचे देखिए, इसमें क्या होता है, अब दिन वापस से इक्वल होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अर्थ का जो सन का मूवमेंट था वो वापस से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। सो अब क्या हुआ, आर्कटिक सर्कल से हम फिर से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। आर्कटिक सर्कल के 2-3 डिग्री नीचे अब हमारा नेक्स्ट डे शुरू होगा,
और उसके बाद वो फिर इक्वेटर के 2-3 डिग्री नीचे जाएगा, यानी कि आर्कटिक सर्कल के 2-3 डिग्री नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के 2-3 डिग्री नीचे, फिर वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और वहां से आर्कटिक सर्कल के 5-6 डिग्री नीचे, फिर वहां से वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और वहां से इक्वेटर के फिर 5-6 डिग्री नीचे, फिर वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां से आर्कटिक सर्कल के 10-12 डिग्री नीचे, फिर वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और वहां से इक्वेटर के 10-12 डिग्री नीचे, एंड द साइकिल कंटिन्यूज टिल हम वर्नल इक्विनॉक्स के पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। वर्नल इक्विनॉक्स पे हम जैसे ही आए तो फिर से दिन और रात एक बराबर हो गए और हमारे जो सन की पोजीशन है वो वापस इक्वेटर पे आ गए। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम वहां से वापस आगे की तरफ बढ़े विंटर सॉल्स्टिस की तरफ। अब क्या होता है विंटर्स में, याद करिए, दिन छोटे रातें लंबी, यानी कि अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो मूवमेंट अभी तक नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा था आर्कटिक सर्कल की तरफ, अब वही मूवमेंट होगा नीचे अंटार्कटिक सर्कल की तरफ। समझ में आया? यानी कि अब जो सन का अपरेंट मूवमेंट है वो इक्वेटर से शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। अब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस इक्वेटर। अब जैसे जैसे विंटर्स की तरफ हम अप्रोच करेंगे तो इक्वेटर से 15-20 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक सर्कल के 15-20 डिग्री ऊपर, फिर वहां से वही सेम साइकिल जो अभी तक हम नदर्न हेमिस्फीयर में चला रहे थे वही सदर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज सीजनैलिटी। सीजनैलिटी होती है, सीजन्स होते हैं इसके वजह से। तो इस चक्कर में अब आपको शायद समझ में आएगा कि सिंस हमारी जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, जो हमारी डायरेक्ट सनलाइट होती है वो केवल हमारी ट्रॉपिक्स तक ही जाती है या आर्कटिक सर्कल तक ही जाती है। ये समझ में आ गया आपको? तो यानी कि आर्कटिक सर्कल के आगे जब भी जाएगी वो इक्विनॉक्सेस में अगर हम देखते हैं तो वो स्लैंट जाती है। स्लैंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती है, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी देती है। इसलिए हमारे जो पोल्स होते हैं वो 6 महीने दिन और 6 महीने रातों का फोकस करते हैं। समझ में आ गया? जब सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ गया तो स्लैंट जो लाइट है वो 90 डिग्री पे कभी पड़ ही नहीं पाई, लेकिन वो ही मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर उठना शुरू हो गया। अब वो आर्कटिक सर्कल की तरफ जा रहा है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी उसके पोल को, साउथ पोल को लाइट नहीं मिल रही थी तो अभी मिलेगी क्या? अभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अवर पोल्स फेसेस 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट। समझ में आया? ये डे एंड नाइट का पूरा फिनोमिना होता है। मूविंग टू सम पिटी पॉइंट्स like what is equinox? Equinox is the time of the year when the day and night are equal in their length. Autumn equinox यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स होता है, that is 23rd सितंबर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21st मार्च। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बात कर रहा हूँ। यहीं पे अगर हम सदर्न की बात करेंगे तो उनका स्प्रिंग इक्विनॉक्स 23rd सितंबर और उनका ऑटम इक्विनॉक्स 21st मार्च। सेम सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस क्या होता है? जब लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए तो वो समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून, और विंटर सॉल्स्टिस होता है 22 दिसंबर जब लॉन्गेस्ट नाइट होती है, तो दैट इज अ सॉल्स्टिस। यही उल्टा होगा सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, उसमें विंटर सॉल्स्टिस होगा 21 जून और समर सॉल्स्टिस होगा 22 दिसंबर। ठीक है? रेस्ट जितनी भी थ्योरी चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब हमारे अभी यही स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी होगा। सो दैट वाज टुडेज टॉपिक। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। डू हॉप इन विद योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन और इन अ टेलीग्राम चैनल। टिल देन कीप शेयरिंग, डोंट ब्रेक द चेन, कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन। टेक केयर स्टूडेंट्स, सी या।